कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी के संबंध में जो एक राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि टिकट बंटने के बाद कहीं भगदड़ न मच जाए, इस बात का आरोप कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। जब कांग्रेस पार्टी ने अपने टिकट वितरण किए थे तब कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव को लेकर डर रही है, जैसे वो टिकट बांटेगी उसके पार्टी में भगदड़ मचेगी। वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 11 अप्रैल को अपनी पहली लिस्ट जारी किया 189 लोगों की, उसके बाद फिर 23 लोगों की लिस्ट जारी किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक भगदड़ सी मच गई। भगदड़ कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं कि केवल नेताओं की भगदड़ मची है। बड़े स्तर के नेता जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार, उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार जैसे नेताओं ने अपना कहा, कोई कह रहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी ने कहा कि हम संन्यास ले लेंगे। यहाँ तक कि ये बहुत सोचनीय विषय है कि नेताओं के साथ साथ जो ज़मीनी स्तर के सदस्यता वाले करता है उन लोगों ने भी इस्तीफे देना शुरू कर दिया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का न कमंडल काम आ रहा है, न मंडल काम आ रहा है, न गुजरात मॉडल काम आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपकी समय इस पर संदेश देख रहे हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे कि मंडल और कमंडल और गुजरात मॉडल वहाँ क्यों फेल हो रहा है, ये क्या है। लेकिन उसके पहले कुछ प्रमुख खबरें आपको देखना ज़रूरी है, इसलिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इन सब के बारे में आपको जानना भी ज़रूरी है। इसके बारे में ज़्यादा ना बोल करके हम कोई ऐसे खबरें नहीं दिखाते कि आपको ज़बरदस्ती खबरें हम आपको ठूंसते रहें, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण खबरें होते हैं तब ये लगता है कि ये भी आपको देखना चाहिए कि देश दुनिया में इस समय क्या हो रहा है। तो जो कुछ प्रमुख नेताओं के बयान होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के हैं या उनके पार्टी के संजय सिंह हैं या अखिलेश यादव हैं, जब बड़े नेताओं कोई बयान आते हैं तो आपको दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इनको देख लीजिए, फिर बात करते हैं कर्नाटक चुनाव की। सर, इस वक्त देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और जैसे मैंने कई बार बोला है कि शायद आज़ादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार आज देश के अंदर है और एक आम आदमी के लिए अपने घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी विपक्ष और सारा देश एक साथ आके इकट्ठा होके और केंद्र के अंदर सरकार बदले और ऐसी सरकार आनी चाहिए जो कि इस देश को विकास दे सके और इस देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दे सके। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और कि माफिया खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। वो मेरे आमने सामने की बात है, तुम हासिल नहीं कर पाओगे। वो मेरे आमने सामने और सदन की बात है। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दें? मैं कहता हूँ बलिया में जो उनके लोगों ने, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों ने एक यादव नौजवान की जान ले ली, क्या उनको मिट्टी में मिलाएंगे? क्या कानपुर में जिन अधिकारियों ने, जिन पुलिसकर्मियों ने, जिस प्रशासन के लोगों ने एक माँ बेटी की जान ले ली, बुलडोजर से जल जल करके मर गई पिता के सामने, मुझे कोई घटना बता दे कि एक पिता के सामने माँ बेटी जल करके मर गई हो, क्या उनको मिट्टी में मिला देंगे? तो ये केवल मिट्टी में मिलाने की बात एक सीमा तक है, भेदभाव कर रहे हैं। ये केवल चुनाव को देख रहे हैं, किस तरीके से समाज को बांट दें, किस तरीके से असली मुद्दों से हटा दें। अब मैं भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से यह पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में, जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे झूठे और बेबुनियाद काम मत करो, ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिश मत करो। और इसलिए
क्योंकि इस झूठे चार्जशीट के आधार पर मेरे खिलाफ टीवी चैनल पे खबर चली, मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता करी, मेरे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया ईडी ने। इसलिए ईडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर एसके मिश्रा के खिलाफ, इनकी अधिकारी जिसने इस पे दस्तखत किया है भानुप्रिया के खिलाफ, इनका आईओ जोगेंद्र सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको बेनकाब करूंगा। अब मैं अंत में अपनी जो है इंजीनियरिंग की डिग्री और मार्कशीट दिखा रहा हूं, और ये मेरे लॉ की मार्कशीट्स हैं। डिग्री ढूंढी, मिल नहीं रही थी, तो ये 6 सेमेस्टर्स की 6 मार्कशीट्स हैं अलग अलग, क्योंकि 3 साल का कोर्स होता है, तो ये 6 हमारी मार्कशीट्स हैं। और इनको दिखाने में कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए क्यों घबरा रही है, क्या डर है जो इसको छुपा रही है। और ये श्रृंखला जो है इसी तरीके से चलती रहेगी। कल हमारी पार्टी के कोई और नेता जो हैं, कोई एक अच्छे पद पे एमपी या मिनिस्टर जो हैं, वो अपनी डिग्री आपके सामने दिखाएंगे। इस समय आपने देखा कि मोदी जी को डिग्री को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है देश में कि मोदी जी अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते सार्वजनिक रूप से। इसलिए आप पार्टी अपने एक अभियान चलाया है कि हम डिग्री दिखाएंगे सारे नेता अपना। और इस देश में शायद इसके पहले मुझे तो नहीं याद है कि कभी ईडी के खिलाफ भी कोई केस करेगा। जैसे संजय सिंह अभी कह रहे थे कि मैं ईडी के खिलाफ केस करूंगा, ईडी के अधिकारियों ने मुझे गलत ढंग से मेरा नाम लिया। तो इसके संबंध में ईडी जो एक प्रमुख देश की जांच एजेंसी है, उसके संबंध में उसके अधिकारी या डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों पे आरोप लगने लगे, सोचने का विषय है। और इसके पहले हमने भी कभी नहीं सुना, तमाम पार्टियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। जैसे कांग्रेस में लगे थे 2G घोटाला, कोयल घोटाला, जब 14 की पहले मोदी जी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार चली भी गई, लेकिन चैलेंजिंग ढंग से कोई नहीं कहता था कि देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट है। जिस तरीके आज कहा जा रहा है मोदी जी के लिए, केजरीवाल जी अक्सर कहते हैं, विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे देश का सबसे कम, आज भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। आज फिर वो कल कह रहे थे जब नीतीश जी ने राहुल जी से मिलने के बाद केजरीवाल को अपने पक्ष में, अपने गुट में शामिल करने के लिए गए थे, तब भी वैसा कह, आपने सुना भी। तो ये थे कुछ स्टेटमेंट हमने आपको दिखाया। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक चुनाव की। तो कर्नाटक चुनाव में प्रमुख नेताओं की मैं लिस्ट भी आप देख सकते हैं कि प्रमुख नेताओं की जो वहाँ पे उन लोगों ने भगदड़ मचाया, उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं, ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता होते हैं, प्राथमिक सदस्यता होती है किसी भी पार्टी की, उन लोगों ने भी वहाँ इस्तीफे देने शुरू किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है। इस समय मैंने कहा था कि ना कमंडल काम आ रहा है, ना मंडल काम आ रहा है, ना गुजरात मॉडल काम आ रहा है। कमंडल मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कमंडल शब्द बहुत ज़माने से जुड़ा हुआ है। जब आडवाणी जी ने कमंडल यात्रा निकाली थी राम मंदिर को लेकर के, और उस समय प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे, और उन्होंने बीपी सिंह जी उनकी जो जिनका एक मिशन था मंडल आयोग को, कि हम जो बैकवर्डों का ओबीसी का आरक्षण के संबंध में उसे मंडल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम मंडल अपना जो आरक्षण लागू करेंगे, मंडल आयोग पारित करवाएंगे, जो भाजपा के माध्यम से उन्होंने करवा भी लिया था भाजपा के समर्थन के द्वारा। लेकिन जब कमंडल यात्रा आडवाणी जी लेकर निकले थे राम मंदिर को लेकर, तो वहाँ लालू जी ने उनको अरेस्ट कर लिया था बिहार में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, और उधर वाजपेयी जी ने इस्तीफा खींच लिया था, बीपी सरकार की थी। ये मंडल कमंडल है, तो मंडल भी फेल। मंडल का मतलब धार्मिक मुद्दा मेरे कहने का तात्पर्य, इसलिए मैं थोड़ा से आपको हिंट दिया कि मंडल क्या है, कमंडल क्या है। और कमंडल जो एक सोशल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं कि जातियों का समीकरण। इस प्रकार बीपी सिंह जी ओबीसी को लेकर साधना चाहते थे कि हम भी लगातार प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इसलिए उन्होंने मंडल आयोग को लेकर अपना आरक्षण पारित करवाया था ओबीसी को लेकर के। तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल का मामला है, धर्म का मुद्दा भी वहाँ फेल हो रहा है।
और कमंडल जो सोशल इंजीनियरिंग जाति समीकरण है, इसीलिए वहाँ पे 52 लोगों के टिकट भी बदले गए, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटे गए, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल की गईं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ भगदड़ मची। सोशल इंजीनियरिंग यानी मंडल तो फेल हुआ ही, तो कमंडल तो फेल हुआ ही, है मुद्दा। साथ में मंडल के बाद सोशल इंजीनियरिंग ये भी वहाँ फेल हो रही है। अब गुजरात मॉडल जिस ढंग से गुजरात में किसी का भी टिकट बदल दिया जाता है, दिल्ली से बैठ के जो रणनीति बनती है मोदी जी के माध्यम से, अमित शाह जी के माध्यम से, वहाँ सब कुछ लागू हो जाता है सारी स्थितियाँ, तो वो भी सब फेल हो रहा है। तो कमंडल भी फेल हो रहा है, मंडल भी फेल हो रहा है और गुजरात मॉडल भी फेल हो रहा है कर्नाटक चुनाव को लेकर। तो स्थितियाँ गंभीर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों इसलिए गंभीर हैं कि कर्नाटक चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का भविष्य तय करेगा। अगर कर्नाटक भाजपा चुनाव जीत जाती है 2024 का, तो भाजपा के लिए 2024 फिर जीतना आसान हो जाएगा, इसलिए कि पूरे देश को लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी, कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य है, वहाँ अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, शिक्षित राज्य है, धनाढ्य राज्य है। तो वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो देश की जो विपक्ष आरोप लगा रहा है अडानी को लेकर या तमाम भ्रष्टाचार को लेकर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। जनता नहीं सुनेगी, जनता समझ लेगी कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब भाजपा के लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। अगर भाजपा वहाँ पे 2024 का चुनाव हार जाती है तो भाजपा के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का चुनाव मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस वहाँ पे जिस प्रकार जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में है कर्नाटक में और वहाँ चुनाव जीत सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीत जाती है तो निश्चित तौर पे आप हमारी बात मान लेना, जो इस समय जो नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, मैंने वीडियो भी बनाया था कि राहुल गांधी से और खड़गे जी से मिल करके उनके घर में कि हम सारे देश में घूम करके विपक्षी लोगों को एकत्र करेंगे। अगर भाजपा जीत जाती है तो ये नीतीश जी के लिए राह मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे नेता जो विपक्ष के हैं उनको एकत्र करना एक कठिनाई भरा कार्य होगा, इसलिए कि आप देखते हैं अखिलेश यादव जी कभी खुल के नहीं बोलते, ममता बनर्जी जी अक्सर लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बनाएंगे। क्या इनकी रणनीति है, क्या मामला, वो अलग बात है। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है तो ये जो लोग अभी बहके हैं, मेरी बात देख लेना, ये सब लोग इनको लगेगा कि हम भाजपा को हरा सकते हैं। जो अभी कुछ लोग डर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दब कर काम कर रहे हैं, कोई भी इनकी स्थितियाँ इस समय आप समझ रहे हैं सब, ईडी सीबीआई का पूरा जो खेल चलता है, तमाम राजनीतिक छोटी क्षेत्रीय दल दबे होते हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव जीत जाती है तो जो विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार ने कहा कि देश में घूम एकत्र करेंगे, उनको अपने साथ अपने गुट में शामिल करेंगे, तो उनके लिए राह आसान हो जाएगी और विपक्ष एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो जाएगा। और भाजपा के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल का दौर शुरू हो जाएगा कर्नाटक चुनाव हारने के बाद, और 2024 भी मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत छोटा मोटा मंथली पेमेंट होता है, उसको कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है, क्योंकि निष्पक्ष पत्रकारिता बगैर आर्थिक सहयोग के नहीं चल सकती है। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।